जब आपकी एज का था तब मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। 11th के एग्ज़ाम दिए, हमारा भी ग्रुप था, हम भी जिम स्टार्ट किए, बट वो सब छोड़ गए, लेकिन मैं जिम में ही रह गया। उसके बाद मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, बहुत अच्छी रही मेरी हर जगह से कि मेरे को हर बार फर्स्ट स्टार्टिंग से ही गोल्ड पड़ा, जबकि वो इतना आसान नहीं होता था। लाइक चार्ल्स ग्लास, हेनरी रैम्बोर्ड, जो मुझे नहीं लगता चार्ल्स ग्लास फिर स्टेज पे चढ़े हैं, बट हेनरी रैम्बोर्ड आज तक स्टेज पे नहीं चढ़े। बहुत पहले से बोलते आ रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है। जो जिसको लड़के पीक वीक बोलते हैं, एक्चुअल में मेरे ख्याल से वो उसका नाम पीक वीक नहीं होना चाहिए, उसका साल्टेड वीक नाम होना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान उसमें परेशान होता है कोई परेशान नहीं होता, जितना इंसान टूटता है वो वही जानता है। मतलब मैं फील करता हूँ कि लड़कों का क्या हालत होता है, देखता हूँ कि उनसे बोला भी नहीं जाता। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं। पुराने बॉडी बिल्डर किसी का भी आप कोड पढ़ोगे तो वो यही बोलते हैं कि अगर आपको मसल बनाना है, मसल को मैच्योर करना है, तो स्टिक टू द बेसिक्स। आर्नोल्ड ले लो, वो भी तो थे ना, तो क्या ये अब कुछ स्पेशल कुछ आ गया? लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहे हैं। छोटी उम्र में अगर करना है, अगर उनका गोल भी नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचने का। सर ज़रूरी नहीं है कि हम 5-6 साल तक ट्रेन करें, उसके बाद हम किसी भी चीज़ में एंटर करें। सबसे पहली चीज़ जो इम्पेक्ट पड़ती है वो हमारी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज़ गिर जाती है, हमारे टेस्टिकल स्ट्रिंक हो जाते हैं वगैरह हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इसके नए बेहतरीन एपिसोड में। दिस इज एपिसोड नंबर 2 और आज के एपिसोड में सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगा मेरे दोस्त से। मेरा नाम है अमित सफाया, मैं कावा टॉक्स का एक मेंबर हूँ। तो मन भैया, मैं पहली चीज़ आपसे यही पूछूंगा कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग से, फिर बॉडी बिल्डिंग से आप कोचिंग पे आए, फिर जिम का स्टार्ट किया आपने। तो पहले से प्लान था सब कुछ कि आपकी कुछ और भी था उसमें बीच में? कहते हैं कुछ चीज़ें लाइफ में प्लान नहीं होती, डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं होता। स्टार्ट में जब आपकी एज का था, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 22 ईयर्स बैक, तब मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। सबको लगता था कि शायद स्टेडियम देन आगे रणजी वंजी कहीं खेलेगा, बट डेस्टिनी 11th के एग्ज़ाम दिए, जैसे सब स्कूल के बच्चे चलते हैं, चलो जिम 2 महीने के लिए चले जाते हैं, हमारा भी ग्रुप था, हम भी जिम स्टार्ट किए, बट वो सब छोड़ गए, लेकिन मैं जिम में ही रह गया। आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। 3-4 साल करने के बाद उसके बाद मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसके बाद मैं इसको कम्पीट करता रहा। मैंने 5 इयर्स बैक टू बैक खेला, और वो डेस्टिनी थी, और कुछ किस्मत अच्छी रही मेरी हर जगह से कि मेरे को हर बार फर्स्ट स्टार्टिंग से ही गोल्ड पड़ा, जबकि वो इतना आसान नहीं होता। फर्स्ट टाइम तो लोग सिर्फ स्टेज फेयर निकालना चाहते हैं, स्टेज पे समझ भी नहीं आता खड़ा कैसे होना। स्टिल मेरा तब भी गोल्ड था। मैंने एक बार मिस्टर नॉर्थ में भी कम्पीट किया, वहाँ पे कोई मेरा मेडल नहीं आया, इवन मैं टॉप 10 में भी नहीं था, बट स्टिल बहुत सीखने को मिला। क्योंकि आप जम्मू में JNK में खेल के, वो कहते हैं ना, मेंढक जो कुएं में रहता है उसको लगता है बस इतनी दुनिया है, जब आप बाहर निकलते तो आपको पता चलता है कि लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। और ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये बात आपकी 2010-11 की कर रहा हूँ। तो मैंने जब कंपटीशन खेला था लास्ट, तब 2011 के बाद, आज 12 साल हो गए हैं इस चीज़ को। तो आप सोच सकते हो कि लेवल कहाँ पहुँच चुका होगा। टाइम पे तो हमें ये भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि डाइट के टाइम पे, मतलब आफ्टर वर्कआउट क्या लिया जाता है, और प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज के टाइम पे तो लड़कों को हर चीज़ पता है कि प्रोटीन किस किस सोर्स में है, क्योंकि सोशल फॉर्मेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हर चीज़ की नॉलेज गूगल से मिल जाती है। मतलब आप एक पत्थर उठाओ तो 10 कोचिंग निकलते हैं बाहर। तो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बट स्टिल करते रहे। मैंने पढ़ाई B फार्मा की है, तो मैंने 10 साल जॉब भी किया फार्मा कंपनी में, हाँ, एज ए टेरिटरी सेल्स मैनेजर। तो बट डेस्टिनी को ये मंजूर था, मेरी किस्मत में लिखा था ये। तो यहाँ पे ही मैंने, जहाँ पे हमारी जिम है, यहीं पे मेरी मैरिज हुई है, तो यहीं पे मैंने जिम खोल ली अपनी। सप्लीमेंट स्टोर मैंने पहले खोल लिया था, कोई 6 साल लगभग हो गए सप्लीमेंट स्टोर खोले हुए मेरे, न्यूट्रिशन वर्ल्ड के नाम से है वो रिहाड़ी में, और जिम खोले हुए लगभग मुझे 3 साल हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें लाइफ में प्लान नहीं होती, तो वो अपने आप, अगर आपकी, मतलब कह सकते हैं, सच्ची लगन हो, अगर आप चीज़ को मानो तो भगवान भी देता है। मैं तो यही समझता हूँ। तो बाकी नाम मेरे से कहीं अच्छे लड़के भी हैं, मैं तो अपने आप को कहीं पे रेट ही नहीं करता, मैं तो हमेशा अंडररेटेड रहता हूँ। मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे लड़के भी हैं, लेकिन स्टिल उनका आज नाम नहीं है। रीज़न भी हम्बल रहना चाहिए। मेन चीज़ सब मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज इज़ पावर। या नॉलेज। बॉडी बनाना और बॉडी बनवाना 2 अलग चीज़ें हैं। बड़े बड़े कोचेज़, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उनकी कहीं पे उनके, मतलब देसी भाषा में बोले तो उनके मैं पैरों पे भी स्टैंड नहीं करता। लाइक चार्ल्स ग्लास, हेनरी रैम्बोर्ड, जो मुझे नहीं लगता चार्ल्स ग्लास फिर स्टेज पे चढ़े हैं, बट हेनरी रैम्बोर्ड आज तक स्टेज पे नहीं चढ़े, लेकिन उन्होंने लाइफ के, करियर के सबसे ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया निकाले। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो खेल रहा है वही निकालेगा, और मेन चीज़ एट द एंड यही आती है कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको नॉलेज है तो आप कुछ भी करवा सकते हो। कोचेज़ आज के टाइम पे फिटनेस अकेडमीज़ भी आ गई हैं, जो
लड़कों को तैयार कर रही हैं। लड़के वहाँ से क्रैश कोर्स करके डिग्रीज कोर्स कोरिया जो भी मतलब कि छोटा मोटा कर लेते हैं केस, मतलब जो करके तो 3 महीने का 6 महीने का क्रैश कोर्स करके तो वो लड़कों को पढ़ाने। थेरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता जब तक आप स्टेज पे खुद ना रहो। पानी के बाहर खड़े हो गए आप पानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते पानी कितना गहरा है और कितना ठंडा है जब तक आप पानी के बीच में उतरो ना। मैंने भी किया 40 डेज़ का ड्यूरिंग लॉकडाउन, फ्री था। बहरीन के डॉक्टर थे डॉक्टर जॉन फेडरल, उनके थ्रू मैंने किया 40 डेज़। बट मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज थी, मैंने उनकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया अपनी पुरानी नॉलेज में और प्रैक्टिकल मेरे पास था, मैंने उसी को इम्प्लीमेंट करके आज जो भी है जितना भी है जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो ड्यू टू नॉलेज ही है और कुछ नहीं। सो आपने 2007 से 2011 तक अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की थी, तो उस टाइम स्पैन में आपने कितने कॉम्पिटिशन लड़े थे? 5 मैंने जम्मू JNK 5 बार खेला है मैंने, तो मिस्टर नॉर्थ 1 बार खेला है, बस टोटल 6 ही कॉम्पिटिशन खेले मैंने। जैसा कि मन्नू भाई आपने अभी एक चीज़ बोली, उससे मेरे को पुरानी चीज़ें याद आ गई। आपने एक बारी बोला कि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या, और आप पहले से बहुत पहले से बोलते आ रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, तो इसको अगर इलेबोरेट करना होगा कि तपस्या है तो वो क्या तपस्या क्या है वो बॉडी बिल्डिंग? तपस्या हमारी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, जब हमें पता है कि अगर हमें कम्पीट करना है तो। लड़कों को लगता है कि कुछ लड़कों से मैं सुनता हूँ क्योंकि काउंटर पार्ट हमारे रहते हैं जिनके पास भी, हर के पास कोई ना कोई लड़का तैयार हो ही रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं 20-25 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर आपको 3 महीने के बाद खेलना है तो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा आपको 3 महीने बाद कहाँ पे और कैसे खेलना है। आप ओवरनाइट, ना तो हमारे पास जादू की छड़ी है और ना आपकी बॉडी एक कोई मशीन है जो रातों रात चेंज हो जाएगी, इसको टाइम लगता है और ये डे बाय डे। और हम कभी भी बॉडी को एकदम से मार नहीं सकते, हमें बॉडी को स्टेप बाय स्टेप नीचे लाना पड़ता है डाउनवर्ड्स, क्योंकि इसमें डाउन ही आना पड़ता है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्टार्ट करते हो आपकी पहले कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट होता है। कैलोरी डेफिसिट के बाद आपका जो आहिस्ता आहिस्ता हम कार्ब्स डाउन करना शुरू करते हैं। कार्ब्स डाउन करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आपका जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर है उसको डाउन करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ आपका साल्ट्स कम करते हैं। तो इतना आसान नहीं रहता। आपके कार्ब बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लाइक आप ऑलमोस्ट हर डाइट में राइस चपाती कुछ ना कुछ लेते हो, वो हम बंद कर देते हैं। इतना इंसान टूटता है वो वही जानता है। उसके बाद जब लास्ट का स्पेशली जो जिसको लड़के पीक वीक बोलते हैं, एक्चुअल में मेरे ख्याल से वो उसका नाम पीक वीक नहीं होना चाहिए, उसका साल्टेड वीक नाम होना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान उसमें परेशान होता है कोई परेशान नहीं हो सकता। मैंने इतना, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था बट ये लेवल नहीं था, तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं फील करता हूँ कि लड़कों का क्या हालत होता है। देखता हूँ कि उनसे बोला भी नहीं जाता। विदाउट साल्ट विदाउट वाटर आप कैसे रह सकते हो। लास्ट के 3 डेज़ मैं अपना बताता हूँ, जो मैं लड़कों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ, मैं उनका पर मैं मील के हिसाब से उनको वाटर देता हूँ। ये नहीं होता है कि आज 5 लीटर पी लेना, कल 2 लीटर पी लेना, परसों 1 लीटर और चौथे दिन आपका 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं मील के हिसाब से वाटर देता हूँ और मील के हिसाब से वाटर भी इतना कम हो जाता है कि वो पानी पूरा ही नहीं पड़ता है बॉडी को, तभी बॉडी की लुक और ड्राइनेस दिखती है, शार्पनेस दिखती है लास्ट डे पे। और वो जो मेन प्रोसीजर होता है वो लास्ट 36 आवर्स का ही होता है, उससे पहले का नहीं हो सकता। उससे पहले आप करोगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, क्योंकि नेचुरली जब आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो कभी भी शॉक में जा सकती है बॉडी। तो मतलब इतना आसान नहीं है साल्ट छोड़ना। सबसे पहले तो खाना छोड़ना घर का, इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? मुंह का स्वाद मारना। मुंह का स्वाद आम इंसान नहीं मार सकता। जो बोलता है मुझे फिजिक बनानी है, हम अपनी जिम में क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं डाइट करो, डाइट करो, डाइट करो। उनको डाइट का मतलब ही नहीं पता लड़कों को डाइट क्या होती है। डाइट सबसे पहले चीज़ ही यही है कि आप सबसे पहले अपना डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर बंद करो। जो आजकल सो कॉल्ड जंक फूड चल गए हैं उसको बंद करो। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कितना कुछ है जो फालतू गंद वगैरह जो जिस पे हम सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे मनी स्पेंड हो रही है, और सबसे ज़्यादा शॉप्स भी उनकी खुल चुकी हैं। हेल्दी फूड की शॉप्स आप मुझे बताइए कितनी है पूरी मार्केट में? पूरे नगरोटा से लेकर जम्मू तक में कितनी? कोई नहीं, हार्डली, बिल्कुल बहुत कम है ना। जिसको हम हेल्थ कैफ़े बोलते हैं बहुत कम है जो हैं। और जो मतलब ये बेच रहे हैं, जंक फूड बेच रहे हैं, उनका लेवल कितना हाई है, कितना ज़्यादा है। दैट अगर काम है तभी है ना, हर गली मोहल्ले में शॉप। कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली कंज्यूमर है तभी शॉप भी हैं। तो मतलब कहना है कि कितना मुश्किल होता है मतलब एक आम इंसान के लिए वापस लाना अपने आप को, और वहाँ पे स्टिक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। खेलना, स्टेज पे चढ़ना, लोग तो जो नीचे स्टेज पे बैठे होते हैं वो तो बड़े आसानी से खामी निकाल देते हैं कि ये लड़का इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है। मैं तो फिर बोलता हूँ कि लड़का स्टेज पे चढ़ा है, उसने कंप्रोमाइज़ किया है तो ही वो चढ़ा है, चाहे जैसा भी है। ये थोड़ी है कि जो मेरा खेल रहा है वही अच्छा, बाकी सब बकवास है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके हर बंदा आता है। बट मैं कहता हूँ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हो तो फिर वाई नॉट, मतलब बेटर तरीके से क्यों नहीं? जब तैयारी करनी है एग्जाम की या किसी चीज़ की, 2 घंटे में क्यों करनी है? फिर 4 घंटे लगाओ ना। अपनी तरफ से 100% दो, रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो।
और मेरा मानना यही है, और अब मेरा स्टार्टिंग से यही टैगलाइन रहा है, 100% दो, स्टेज को इंजॉय करो, स्टेज को इंजॉय करोगे, 100% दोगे, आपका मेडल कोई रोक नहीं सकता। मेडल कोई, चलो अगर मेडल नहीं भी आएगा, मेडल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नाम बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। टॉप 5 में आप आ जाओगे, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ यार ये लड़का कौन सा लड़का फर्स्ट टाइम खेलने आया, लड़के का नाम बन गया, ये वो ऐसा ही होता है। तो जब करना है तो प्रॉपर करना है, नहीं करना है तो नहीं करो। बीच में जो ये मीडियोकर्स होते हैं ना, यही लड़के मरते हैं ना, ये क्योंकि ये बॉडी को शॉकिंग स्टेज पे ले जाते हैं, एकदम हाई काप होता है, एकदम लो काप पे ले जाते हैं, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से मेन रीज़न यही है। मे बी उसके पीछे सो कॉल्ड कोचेस भी हैं जो उतना उन पर ध्यान नहीं देते, या फिर वो बोलते हैं और ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, कुछ भी कह सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं। सो पहले तो ये सब नहीं हुआ करता, इतना ये कॉमन नहीं था, जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है सब इंजरीज में। सो आपको क्या लगता है कि पहले ऐसा क्या था कि, और अब क्या बदल चुका है कि ये सब बहुत कॉमन होने लगा है? इसमें सबसे मेन रीज़न डेडिकेशन है, लैक ऑफ वार्म अप है इसमें, और सबसे मेजर रोल है इंजरी का सोशल फॉर्मेट, जहाँ से लड़के, आप मुझे सिंपल से बताइए, आप क्लास नर्सरी में पढ़ रहे हैं तो आप ABC लिखोगे या वर्ड बनाना सीखोगे? आपको जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत है और आप प्रो लेवल की गेम करोगे, आप एडवांस लेवल की गेम करोगे, आप इंटरमीडिएट लेवल की गेम करोगे, तो आपको इंजरी क्यों नहीं होगी? चाहे ये बेसिक, पुराने बॉडी बिल्डर किसी का भी आप कोड पढ़ोगे तो वो यही बोलते हैं कि अगर आपको मसल बनाना है, मसल को मैच्योर करना है, तो स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स पे रहोगे, आपको इंजरी के चांसेस लेस रहेंगे, आपका मसल तब भी मैच्योर होगा। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मैं भी कोई इतना पुराना तो नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने इसमें 2 डेकेड्स तो देख ही लिए हैं। जिम में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है। हमारे टाइम पे तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल्स तो आप देखे हैं, हमारे टाइम पे वो मैनुअल ट्रेडमिल हुआ करते थे, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना चेंज हो चुका है। तो मतलब क्या था, बॉडी नहीं थी क्या? या इतना बॉडी बिल्डर नहीं निकलते थे? रॉनी कोलमैन उस टाइम का, हमारे हमसे भी पहले का बॉडी बिल्डर, आर्नोल्ड ले लो, वो भी तो थे ना। तो क्या ये अब कुछ स्पेशल कुछ आ गया? लड़के घर से निकलते हैं, जिम की सीढ़ियों पे होते हैं और केला उनके हाथ में होता है। उनको यही नहीं पता है कि हमें सोर्स ऑफ कार्ब जो है वो कितनी देर पहले लेना चाहिए, कि जो बॉडी में जाएगा, कंज्यूम होगा और वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, तो हमारे मसल को लगेगा। हमने जो खाया भी हमारे पेट तक भी नहीं पहुंचा होता और हम वर्कआउट आधा कर चुके होते हैं। एक चीज़। दूसरा, लैक ऑफ वार्म अप हमने करना नहीं, हमारा मसल जॉइंट हमारा ठंडे का ठंडा पड़ा हुआ है। हम घर से आते हैं, हमें लगता है क्योंकि हम वो फ्रेश एनर्जी लेके आए हैं, हम उसके हिसाब से गेम करते हैं, अंदर से जो है मसल लॉक होता है, कुछ होता है, वो वहीं पे लॉक रह जाता है, उसी पर सोरनेस होती है, उससे इंजरी बन जाती है, वो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है। 2 चीज़ें। तीसरा, वर्कआउट का एडवांस लेवल, यही नहीं पता कि हमें वर्कआउट लगाना कौन सा है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। आप लड़कों को अगर 3 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार सेम गेम कराते हो, 3rd वीक उनको ये लगना शुरू होता है इसको कुछ नई गेम आती नहीं है, कि यही गेम हमें बार बार कराए। उनको ये समझ नहीं आता कि नर्सरी में तो पूरे साल आप ABC पढ़ते रहे ना, आप 1 to 10 या 1 to 20 पढ़ते रहे ना पूरे 1 साल, फिर आप आस्ता आस्ता कर्सिव पे गए, आप बड़ी ABC जो भी था, है ना, स्मॉल से लार्ज पे जो भी आए, ऐसा ऐसा स्टेप वाइज आए ना, तो यहाँ पे आप कैसे एक दिन में एडवांस लेवल हो जाओगे? ये चीज़ें लड़कों को समझनी पड़ेगी और टाइम हमें देना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग मजाक नहीं है, इसमें आप बनाना साइड पे रहा, आप अपनी पूरी ज़िंदगी की इंजरी लेके बैठ जाओगे जो आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो मनु भाई, पहले तो मैं इस पॉडकास्ट के बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। पहले मैंने आपको थैंक यू नहीं बोला कि आपने अपना इस प्रीशियस टाइम, अभी रात का भी काफ़ी समय हो रहा है, आपने हमको समय दिया आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने का, क्योंकि बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ मैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तो जैसे आजकल हम देखते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, शो की एक चीज़ है, अगर तुमको प्रोफेशनली करना है तो मैं एक चीज़ वो उसमें मैं हटा देता हूँ कि प्रोफेशनली, हम सब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अमित को भी पता है कि वो चीज़ नेसेसरी है। बट लोग ना अपनी बॉडी बनाने के लिए 17 16 साल के मैं लड़के देख रहा हूँ जो DM करते हैं या पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, आपको बहुत सारे लोग आते होंगे जो बोलते हैं कि बॉडी बनानी, शॉर्टकट बता दो, एनाबॉलिक्स यूज़ करना है, कौन से यूज़ करूँ, साइकिल बता दो। तो क्या आपके हिसाब से ये चीज़ सही है इतनी छोटी उम्र में अगर करना है, अगर उनका गोल भी नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे पहुँचने का? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 5-6 साल तक ट्रेन करें, उसके बाद हम किसी भी चीज़ में एंटर करें। बट मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ करो लाइफ में, कुछ भी, जिम से रिलेटेड मैं ओवरऑल बोलता हूँ, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। अगर आपको बिना पता, आपको पता नहीं है, किसी बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और आप किसी कहने पे अगर आप उतर गए उसमें, तो वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग को मैं एक शॉर्ट टर्म में बोलूँगा तो ये सबसे महंगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और ये पहला स्पोर्ट है जिसमें इंसान पैसा दे के अपनी जान मारता है।
नहीं तो हर जगह जहाँ पे आप पैसा लगाते हो वहाँ पे आप एसी की हवा खाते हो और अच्छा खाने को मिलता है, आपको पूरी लग्जरियस लाइफ मिलती है, बट स्टिल यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पे पसीने से लेके शरीर भी तोड़वाना पड़ता है पैसा दे के। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपका गोल नहीं है स्टेज पे जाना, तो मतलब ही नहीं बनता आप एनाबॉलिक्स यूज़ करें। स्टिल जैसे आजकल लड़कों को है मॉडलिंग करना या अच्छा लुक दिखना, थोड़ा सा फुलर दिखना, उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स में बड़ा कुछ आता है। हमारे सप्लीमेंट में भी बहुत कुछ आता है जो गेनिंग करवा देते हैं। तो क्यों हम रॉइड्स वाली तरफ जाएं, हम क्यों अब्यूज़ की तरफ जाएं कि जो हमें कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम करे। बहुत कुछ है जिससे हम जो है, और सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम लड़कों की प्रॉब्लम ये है, लड़के एक्चुअल में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि लड़के खुद ही शॉर्टकट लेने को तैयार बैठे होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि आप नहीं तो कोई और, कोई ना कोई तो देगा, है ना। जैसे दुकानें एक नहीं 10 होती हैं, वैसे कोई ना कोई तो देगा। अगर आप उसको ज्ञान बांटोगे तो वो आपके पीठ पीछे यही बोलेगा पागल है ये, इसका टाइम ये कराना नहीं चाहता, ये है वो है, इसको पता नहीं है कुछ भी, तो वो कहीं और निकल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, वर्कआउट करो। फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ फिटनेस है। हम बहुत अच्छा लगता है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब रिहाड़ी में एक ही जिम हुआ करती थी। मैं रिहाड़ी का रहने वाला हूँ। आज मेरे घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 जिम्स हैं और सबके पास 100 से 150 बच्चा है। दैट मीन्स अवेयरनेस बढ़ी है। मतलब उसको रिलेटेड टू फिटनेस रखो ना, इस तरफ क्यों जा रहे हो आप। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टिल आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा एडवांस दिखूँ, बेटर लगूँ पहले से, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स बड़ा कुछ आता है। इसमें शॉर्टकट के चक्कर में कुछ नहीं बनने वाला, उल्टा आपके लीवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई नहीं जाएगा, प्रॉब्लम आपको ही आएगी। जैसे बोलते हैं अगर हम उल्टे सीधे कुछ भी रॉइड्स ले लें या एनाबॉलिक्स का यूज़ कर लें तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पेक्ट पड़ती है वो हमारी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज़ गिर जाती है, हमारे टेस्टिकल श्रिंक हो जाते हैं वगैरह हो जाते हैं, हमारी फर्टिलिटी गिर जाती है, हम लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें यूज़ करके। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप 16-17 साल के जो लड़के हैं जो बिना गाइडेंस के, क्योंकि वो चीज़ें होती है लेकिन वो चीज़ें ठीक अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो वो चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल, जैसे आप सभी जो आप प्रोफेशनली ट्रेन करवाते हो, आपसे कोई पूछे आप अच्छे तरीके से उनको सामान दे सकते हो यार एनाबॉलिक्स का क्या यूज़ करना है वो। तो मेरा मोटिव ये है कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ बता दो कि जो एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं बिना किसी नॉलेज के, तो उनको क्या इम्पैक्ट देखने पड़ सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट। क्योंकि खाली हमको क्या होता है ना, हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं, साइड इफेक्ट हम साइड पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स देखने में और सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, इमेजिनेशन बहुत आगे पहुंच जाती है। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आज के टाइम पे हम साइंस एज में जी रहे हैं ना, साइंटिफिक एज है ये, हर चीज़ का जवाब है हमारे पास, तभी दुनिया इतनी फास्ट हो गई है इस वक्त। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन बोला कि आपको तो छुपाना ही नहीं चाहिए, चलो फैमिली से हम ये बात नहीं शेयर कर सकते, अपने फ्रेंड से, या आपको लगता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जिम की लाइन से होगा या बॉडी बिल्डिंग लाइन से होगा तभी उसको पता होगा। फार्मास्यूटिकल लाइन से बड़े लोग होते हैं, उनको भी पता होता है। अगर आपको लगता है तो आपको ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट छोटे से होती है, वो छुपा के ही चीज़ बड़ी होती है। बेहतर है कि अगर आप उसको टाइम पे अगर आप उसको ट्रीट करा लो तो वो ख़त्म हो सकती है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ यही है कि इसका देखो यूज एंड अब्यूज़ होते हैं। कोई चीज़ अगर आप कहते हैं ना, वो जो एक फ्रेज़ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हो तो आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर आप उसको आप जेन्युइन वे से लेते हो, किसी के अंडर गाइडेंस लेते हो, इसके देखो साथ में ही कब लोगों का अपना तरीका है। कोई कोर्स के मीड में आके PCTs करवाते हैं। PCTs इन शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म है पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो कुछ लोग आफ्टर वर्कआउट करवाते हैं, कुछ लोग ड्यूरिंग साइकिल भी चलाते हैं कि हार्मोन जो इनके नेचुरल हार्मोन लेवल्स हैं वो इम्बेलेंस ना हो। तो तरीके होते हैं। और मैं उन चीज़ों को भी तब मानता हूँ कि अगर आपका हार्मोन का लेवल उतना हाई हो, तो अगर आपके हार्मोन का लेवल उतना हाई है ही नहीं, अगर आपने उतना ज़्यादा सिक्रेट ही नहीं किया तो कोई दिक्कत आता नहीं है। प्रॉब्लम तभी आती है जब आप लेवल हाई करते हो या आप बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो। आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे एक्चुअल में ये भी एक एडिक्शन हो जाती है। ये एक एडिक्शन हो जाती है। जैसे एक ड्रिंक करने वाला ड्रिंक के बिना नहीं रह सकता, वैसे एक जो एनाबॉलिक वाली बॉडी होती है, एनाबॉलिक बॉडी जो होती है वो अलग ही दिखती है, वो दूर से दिखती है अलग। तो वो जब उस चीज़ की आपको जब आदत पड़ेगी, क्योंकि उससे आपका एक नेम और फेम बन जाता है, 4 लोग आपको पीछे मुड़ के देखते हैं। तो मतलब उस केस में ये रहता है कि अगर आप 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो या कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई मिलता है पूछता है यार क्या चक्कर, तू ठीक नहीं है, आप नहीं मैं तो ठीक हूँ,
यार पहले से बड़ा लो लग रहा है, आप वही जो आपने 10 दिन पहले बंद किया था आप उसको 11वें दिन फिर से स्टार्ट कर दो, जस्ट बिकॉज कि आपको अटेंशन मिलना बंद हो गया है। एक यही चीज़ होती है कि अटेंशन, या फिर इसका जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है वो वाला एडिक्शन भी है कि ड्रग एडिक्शन इसमें मैं इतना नहीं मानता, वो ड्रग एडिक्शन जो है ना उसको मैं अटेंशन एडिक्शन मानता हूँ, क्योंकि आप एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन जो अगर हो ना तो वो इंसान छोड़ ही ना पाए। इसमें ये होता है कि उसको अपनी फिजिक की एडिक्शन हो गई है, कि उसको आदत पड़ गई है अपने आप को स्ट्रॉन्ग, हैवी, टाइट, लाइक ए रोबोट दिखना। इसीलिए कंपेयर कर लगता है हाँ, कि जैसे जिसको हम बोलते हैं टेंशन सीकर, वो उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वो एक्चुअल में वो एडिक्शन है, ना कि एनाबॉलिक एडिक्शन। वो एनाबॉलिक एडिक्शन कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने एट द एंड काफ़ियों के करियर ख़त्म भी हुए, हमने काफ़ी बार सुना, तो वो वहाँ पे रहता है। बट ये जो अटेंशन सीकर्स का जो दिक्कत है, PCDs नहीं लेनी, वही लेवल, वही आपको फ्यूचर में जाके जो है आपका टेस्ट लेवल भी गिराएगा, वही आपकी स्पर्म क्वालिटी भी गिराएगा, वही आपका जो है स्पर्म मोर्टेलिटी रेट भी गिराएगा। मतलब ये कुछ साइंटिफिक वर्ड हैं जो लोगों को इतनी, मतलब इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा तब ये समझ में आएगा कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, बट स्टिल ये तभी जाता है अगर आप PCD साथ में लेते हो। अगर आप इसको आप ऑफ करते हो 6 मंथ्स, जैसे आपने नॉर्मली 5 to 10 वीक्स का साइकिल किया, 10 वीक साइकिल आप कर सकते हो एक टाइम पे, 10 वीक साइकिल के अगर इसको ऑफ लेते हो तो आप 2 to 3 मंथ्स ऑफ लेते हो, कोई इशू नहीं है, बट तरीका है करने का। अगर आप बिना अंधाधुंध चली जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। तो कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा पानी पियोगे वही प्रॉब्लम करेगा, ज़्यादा खाना खा लोगे वो भी एसिडिटी कर देता है। खाना अगर एसिडिटी करता है जो आम इंसान खाता है तो ये तो एनाबॉलिक है, तो प्रॉब्लम करेंगे। तो हमको 2-3 चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे कि अगर आपका गोल है कि आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो एज डजेंट मैटर। पहली चीज़ तो ये, अगर आपका माइंड बन गया कि मेरे को प्रोफेशनली मेरे को क्रिस बमस्टड बनना है या मुझे अपना नाम बनाना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, देन आप जा सकते हो। बट उसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है, आप एक अच्छा सा मन्नू भैया के जैसा कोई एक कोच हायर करो जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है, जो हर साल अपने बहुत सारे इनके बॉडी बिल्डर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, हमको भी ट्रेन करते हैं, बहुत सारे और भी है प्रोफेशनली। मैं तो खाली जिम में होता हूँ, बट प्रोफेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रेन करते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तीसरी चीज़ कि ये, अगर तुम्हारा गोल प्रोफेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो तुम नेचुरली मेरा इंस्टाग्राम देखो, मेरे जितनी बॉडी क्या, मेरे से बहुत बड़े बड़े लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं जिन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बनाई है। और हाँ, अगर तुमको स्टीरॉयड अब्यूज़ नहीं करना है, अगर तुम एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं करने हैं, फिर भी तुमको कम्पीट करना है तो तुम एक एक्सपीरियंस के लिए कम्पीट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आजकल बहुत से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज़ आ गए हैं, HSF ले लो तुम, तो उधर पे जाके तुम कम्पीट कर सकते हो। तो मन्नू भैया मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली काफ़ी इस इशू पे कोई बात नहीं करता उतना कोई, वैसे कि आपने बताया पहले कि डाइट के बारे में, क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे हैं जो आजकल जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग जो चाहते हैं करना, उनको डाइट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है ज़्यादा कुछ। तो जैसे कि अब बोल रहे थे कि वो जिम आने से पहले वो केला हाथ में होता है उनके वगैरह वगैरह। सो आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टोमक इशू भी हो जाते हैं इस चक्कर में काफ़ी लोगों को, कि उतना वो ध्यान देता नहीं कोई उस पर, मगर पर आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर पहले यही है कि जो आपने चीज़ खाई, आपने उसको टाइम नहीं दिया डाइजेस्ट होने का, तो वो आपके अंदर एसिडिटी बनाएगा, एक चीज़। दूसरा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई हुई है कि हमें वर्कआउट, मतलब जैसे भी ये डाइट का रहता है कि सुबह उठे हैं, भूख है नहीं है, हमें ब्रेकफास्ट करना है, टाइम हो गया, आफ्टरनून हो गया, भूख है नहीं है, हमें लंच करना है, इवनिंग हो गई है, भूख है नहीं है, हमें स्नैक्स लेने हैं, रात हो गई है, भूख है नहीं है, हमें डिनर खाना है। ज़रूरत है ये नहीं है, हमें उसी टाइम पे खाना जिस टाइम पे हम खाते हैं। जिस टाइम पे हमें भूख लग रही है हम उस टाइम पे नहीं खा रहे हैं, हम उस टाइम पे खा रहे हैं जो टाइम हमारा सेटल है पहले से। अच्छा, ये भी तो एक स्टमक भी तो एक वो हमारा मसल ही है ना, वो उसका तो ब्रेन के साथ कनेक्ट ही है ना, मसल मेमोरी है। देखो सिंपल सा हिसाब है, जब आपकी बॉडी मतलब आपको लगने लगे कि आपके मसल क्रैम्प्ड हो रहे हैं, आपको भूख लग रही है, दैट मीन्स जो आपने खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका है। और आप ये सोच रहे हो कि टाइम हो गया है तो मुझे खाना है, लेकिन स्टिल आप फुल महसूस कर रहे हो, दैट मीन्स आपने जो खाया था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो जब आप पहला खाया हुआ सिर्फ आप इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप इसलिए खा रहे हो क्योंकि टाइम हो चुका है, तो वो तो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। पहला जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने ऊपर से और फेंक दिया, नीचे वाला जो था, अब जो स्टमक है हमारा लीवर है, उसने तो हमारा जो बाइल जूस और सिक्रीट करना जिससे जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो तो उसने सिक्रीट कर दिया, नीचे वाला डाइजेस्ट हुआ नहीं था, नीचे वाला सड़ना शुरू हो जाएगा, या नीचे वाला सड़ेगा या ऊपर वाला सड़ेगा, एक तो सड़ेगा। जब सड़ेगा तो स्टमक में इश्यूज आएंगे, फिर आपको एसिडिटी होगी, फिर आपकी गैसेस पास होंगी, उसी से जो है प्रॉब्लम, आपको अल्सर, स्टमक अल्सर्स भी इसी से बनते हैं।
तो आजकल ना एक कंट्रोवर्शियल सवाल है काफ़ी कि जैसे कि पहले तो इतना नहीं था कि पहले प्रोटीन पाउडर होते थे, आजकल तो प्रोटीन पाउडर भी है वगैरह, पहले तो इतना सब कुछ नहीं होता था, डाइट पे था सब कुछ, मीट की डाइट होती थी, नॉनवेज डाइट, कौन सी डाइट। तो आजकल का सीन हो गया कि आजकल जो यंगस्टर्स है, जो आजकल कुछ वीगनिज्म में हो गए हैं, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो आपको लगता है कि अलग अलग डाइट से कुछ अलग अलग फ़र्क पड़ता है बॉडी पे, कुछ अलग तरह की क्वालिटी बनती है? तो देखो, ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आपको मसल क्वालिटी चाहिए, आपको हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा। हाई प्रोटीन का मतलब सप्लीमेंट पाउडर नहीं है, उसका मतलब मेरा मतलब सिर्फ डाइट से है। वो अब आपको सोर्स देखना है। हम हमेशा प्रोटीन लेते हैं, हम प्रोटीन का सोर्स नहीं देखते हैं। प्रोटीन रेड मीट में भी है, चिकन में भी है, एग में भी और फिश में भी है। हाई क्वालिटी किस में, हमें वो देखना पड़ेगा। जो चिकन है वो लो फैट है, एग जो है लो फैट है, जो रेड मीट है वो हाई फैट है। तो रेड मीट जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल वो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम करता है। ये चीज़ें हम ही देखनी पड़ेंगी कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, हमारा सोर्स क्या है प्रोटीन का, एक चीज़। दूसरा, क्योंकि वो जो आपने भी अपने टाइम पे साइंस में एक लाइन पढ़ी होगी, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो प्रोटीन्स ही हैं, चाहे अब वो पीनट्स के हों, चाहे वो फार्म चीज़ की हो, चाहे वो फिश की हो, चाहे वो चिकन की हो। बट ये रहता है कि जहाँ पे बात वेजिटेरियन की आ जाती है और नॉन वेजिटेरियन की आती है, वेजिटेरियन में क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन में जो है सोर्सेज कम हैं और आपको कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करनी पड़ती हैं। तो उस वक्त जो है आपका बॉडी जो है उतना बेटर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता रादर देन नॉन वेजिटेरियन, या हम बोथ कह लेंगे, क्योंकि बोथ के पास ऑप्शन हो जाता है। वो वेज भी थोड़ा सा खा सकता है और नॉन वेज भी खा सकता है, उसका काम चल जाता है और अच्छा प्रोटीन वो ग्रैब कर लेता है। बट वेजिटेरियन जो है वो स्ट्रिक्ट, उसको उस वक्त वेजिटेरियन में ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको एटलीस्ट डेली 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन चाहिए, अच्छा प्रोटीन। उन्होंने आजकल एक और चीज़ हो रही है, जैसे हम वे प्रेफर करते हैं, वे प्रोटीन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमको एक ऐसी फॉर्म प्रोटीन की मिलती है कि अगर उसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमको 4 ग्राम कैलोरीज मिलेगी, ज़्यादा 150 ग्राम कैलोरीज हमको, या 150 ग्राम कैलोरीज विद 24 ग्राम प्रोटीन। तो आजकल लोग क्या करते हैं, 24 ग्राम प्रोटीन पीने के लिए लोग बोलते हैं कि हमको लेने की ज़रूरत नहीं, हम नेचुरली घर पे बना देंगे, केले डाल देते हैं, पीनट डाल देते हैं, ओट्स डाल देते हैं, सत्तू बनाते हैं, इन शॉर्ट सत्तू वाला प्रोटीन शेक पीते हैं, जिसके अंदर उनको 400-500 कैलोरीज मिल जाती है, एंड में वो मोटे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम तो 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे। तो वो चीज़ें करना ठीक है या नहीं है? मैंने आपको पहले भी वही चीज़ बोली ना कि आपका जो आप प्रोटीन का सोर्स ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, उसमें कैलोरीज कितनी है। कैलोरीज और प्रोटीन का डिफरेंस मैटर करता है, तब भी आपकी मसल क्वालिटी दिखती है। आप डाइट भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। उसका मेजर रीज़न यही है क्योंकि लड़के डाइट और कैलोरीज का मीनिंग ही समझ नहीं पाते हैं कि कैलोरीज क्या है और डाइट क्या है। वो बस उनको बस ये दिखता है कि हम हाई प्रोटीन ले रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उस हाई प्रोटीन के चक्कर में उन्होंने कितना कैलोरी हाई कर दिया। कैलोरीज आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपको डेली कैलोरीज चाहिए था 2000 से 2200, आपने वो घर का प्रोटीन, सस्ता प्रोटीन बनाने के चक्कर में आपने कैलोरीज कर दी 3500 प्लस। तो आप बोल रहे हो आपकी बॉडी में चेंज नज़र नहीं आ रहा, कैसे नज़र आएगा। मसल नो डाउट मसल फ्रेम ब्रॉड हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी चेस्ट में फैट भी आ रहा है, आपके लव हैंडल्स बढ़ रहे हैं, आपका पेट बाहर आ चुका है, आपकी आर्म में कहीं पे शेप नहीं दिख रही है, आर्म में वाटर लग रहा है। तो उस दैट मीन्स कि आप हाई कैलोरी पे हो। अगर आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हो उसके बाद अगर ऐसा हो दैट मीन्स आप हाई कैलोरी पे हो। तो मैंने भाई एक और चीज़, अब मैं आपसे ज़्यादा ही सवाल कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है तो मैं बोल देता हूँ। जैसे कि उनपे आजकल ना हम ना बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग कोई बीमार होता है, छोटी सी चीज़ होती है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई भी चीज़, सर में दर्द होगी, टेबलेट खा ली, हम कंसल्ट करते हैं आज के टाइम पे, हम अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए। बट साथ ही साथ जैसे कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट बन गया ना जिसमें बंदा जिम की फ़ीस के ऊपर इन्वेस्ट कर लेता है, कोच, डाइट, इन सब चीज़ों पे उनको लगता है कि वो एक अलग चीज़ है, वो तो हो जाएगा, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो हमको इस चीज़ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इवेंचुअली यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सेहत ऐसी बना रही है कि हम अपने आप को 70s 80s में भी हेल्दी पाएंगे, हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आपके हिसाब से खुद ही जो हम खुद से करते हैं, हमको कुछ पता नहीं, खाली जिम के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक कोच हायर करना चाहिए अपनी, अगर हमको हेल्थ का अपना ध्यान रखना है तो? आज से 15 साल 20 साल पहले जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, वो हमारी हेल्थ लाइन में भी यही थी। इसको मैं लैक ऑफ अवेयरनेस ही बोलूँगा। मेडिकल में भी तब यही थी, तब लोग जो है ये हकीमों के पास, कुछ मांस टूट गया, बाजू का, टांग का, थोड़ा सा मतलब बोन इम्बैलेंस हो गया, कुछ हो गया, तो वो वहाँ भागते थे और वो खींच के चढ़ाता था, चढ़ती चढ़ी नहीं चढ़ी। तो मतलब आज उनको ये चीज़ समझ आ गई साइंस के मतलब टाइम के साथ साथ कि भाई डॉक्टर के बिना कोई चारा नहीं है। तो आज वो उस पर इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं। स्टिल वही हालत अभी बॉडी बिल्डिंग की है। जिनको समझ नहीं है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना,
उनका अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो वो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स उनको बॉडी बिल्डिंग में हो गए हैं और उनको समझ आ चुकी है कि इसमें हमें अवेयरनेस के लिए कोई ना कोई हमें हमारे पीछे चाहिए। आप अगर आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना है तो आपको पीटी पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको एक गुड कोच चाहिए जो आपको डाइट के लिए अवेयर टाइम टू टाइम करता रहे, जो आपको समझाता रहे कि डाइट एक्चुअल में होती क्या है, आपका बॉडी गोल क्या है। आप 24 हर साल, हर दिन, हर महीने एक जैसे नहीं दिख सकते। टाइम के साथ आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, आपका बॉडी का वर्क चेंज हो रहा है। तो आज अगर आप पतले हो, अगर आज आप स्किनी हो, तो दैट डजंट मीन कि आप एक साल के बाद ही वैसे ही होगे। तब आपका बॉडी जो है वाटर पकड़ चुका होगा, फैट पकड़ चुका, तब हमें कैलोरी को डेफिशिएट पे लाना होगा। अगर आप तब भी सेम कैलोरी लिए जा रहे हो जो आप स्किनी पे ले रहे थे, तो आप नीचे कैसे आओगे? तब तो आपको यही लगे मेरी बॉडी खराब हो रही है, मेरी बॉडी खराब हो रही है। हमें अवेयरनेस चाहिए। डाइट टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। हाँ, टाइम टू टाइम हम मतलब हमें इसके लिए एक मतलब हमें एक लुक आफ्टर के लिए पीछे कोई चाहिए जो हमें ये चीज़ देखे, जो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करता है कि नहीं अब हमें ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। अगर हम आज ही अपने आप को इस चीज़ में अवेयर रखेंगे, इस चीज़ में हम अगर हमको आज ही हेल्दी करेंगे, तो हम ऑब्वियसली आजकल हम देखते हैं 40s 50s में ही लोग होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। आप ये ले लो कि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे आने वाला जो टाइम जा रहा है, जिस हिसाब से हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। या आज आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर लो, या कल आप डॉक्टर के लिए पैसा तैयार रखो। अब वो आपके ऊपर है, आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। कल को अपना खाना पीना बंद करवा के, स्वाद मार के दवाइयों पे पड़ना ज़्यादा बेहतर है, या आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं, डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर देना और थोड़ा सा डाइट को बेटर कर लेना। मैं नहीं बोलता कि डाइट छोड़ दो सब कुछ। आप डेली कौन खाता है? डेली जंक फूड कोई नहीं खाता है। आप वीकली खाते हो, फैमिली के साथ, कभी फैमिली के बहाने से ले आए, कभी बच्चों के बोला, कुछ भी था, जैसे भी था लिया है। आप उसको अल्टरनेट वीक पे कर दो, मंथली 2 टाइम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद वहाँ से हटते जाओगे, जंक फूड से आप अपने आप हेल्दी फूड पे आ जाओगे, और आपको देख के आपकी फैमिली भी उसको ग्रैब करेगी, और ओवरऑल जो है आपका जो आने वाला जो फ्यूचर है, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन सब उससे आपसे वही सीखेंगे, और आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ जो है बेटर हो जाएगी। हम आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो हमारे खुद के गलत स्टेप्स की वजह से होती हैं। गले ख़राब होना, बुखार हो जाना, जो ये मसल इंजरीज़ होना, वो तो हमारी गेम की वजह से है। गला ख़राब होने के पीछे ठंडा पानी है, आइसक्रीम है ना। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एक हमारी एक डेली रूटीन में है, जिसको हम समझना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा के लाते हैं, एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, ये वो, एंटी एलर्जिक, सब कुछ वो हम कंटिन्यू करते हैं, बट परहेज़ नहीं करते। जब तक परहेज़ नहीं करेंगे ठीक कैसे होंगे? वहाँ से आपने मेडिसिन खाया, उसके बाद आपने एक कप आइसक्रीम का खा लिया, आप कैसे ठीक हो सकते हो? आपको मोशंस लगे हुए, आपने लोप्रामाइड खा ली और आप एक एंटीबायोटिक खा ली, उसके बाद आपने एक प्लेट मोमोज ही खा लिया, आपके पेट में जो आपका जो ऑलरेडी जो आपका इंटेस्टाइन नाजुक हुआ पड़ा था, जो अंदर कंट्रैक्शन नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, वो कैसे नॉर्मल हो सकता है? आपको परहेज़ करना पड़ेगा। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा हमें करना क्या। अगर हम आज डिसाइड नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स का काम आप देख रहे हो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आजकल पहले होता था कि डॉक्टर फ्री बैठा था, आजकल आपको हफ्ते में नंबर मिल रहा है, 10 दिन में नंबर मिल रहा है। तो बस वैसे ही होगा फिर आगे फ्यूचर में और बढ़ता जाएगा ये। तो इन शॉर्ट बात यही है कि या तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। अमित तेरा क्या कहना है, इंस्पायर हुआ इस बात से? इंस्पायर तो मतलब बेसिकली अब ये तो आगे आने वाला ट्रूथ है, मतलब एक तरह का, ये तो सच्ची एक तरह से अभी लोग नहीं समझेंगे, बट आगे आने वाले टाइम पे समझ आएगा लोगों को। देखो, ये भी नहीं है कि हम जिम में बैठ के कर रहे हैं। जिम में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम आके कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है जिम आने का, तो तुम अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। होम वर्कआउट करो, हेल्दी खाओ। लेकिन ये टाइम की बात भी मैं साइड पे रखता हूँ। ऐसा तो होता नहीं, कोई आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो चीज़ मेरे को बहुत बड़ी एक ऐसी लगती है ना कि मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है उस चीज़ पे। क्योंकि हमारे पास आज के डेट में आधा घंटा फ़ोन चलाने के लिए टाइम होता है, 1 घंटा फ़ोन चला लेते हैं, टाइम बहुत होता है। टाइम ऐसा बात नहीं है कि हमारे पास 1 घंटा भी दिन में नहीं होगा। तो अगर पॉसिबल है तो अभी जिम में आओ, 1 घंटा ट्रेन करो, अच्छा खाओ, अभी इन्वेस्ट करोगे थोड़ा अपनी सेहत पे, आगे भी अच्छा लगेगा। या तो फिर जब एंड का टाइम आएगा तो फिर अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर इन्वेस्ट होगा, डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। इस लाइन से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मनु जी की। वैरायटी अगर हम काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? खाना खाने के लिए। अगर हम कल को हम ये बोलेंगे हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, दैट मतलब फिर तो हमें काम करने में मतलब नहीं है। तो हम किस लिए कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। और लास्टली मैं और मनु भैया एक चीज़ के बारे में बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे, और वो चीज़ की अनाउंसमेंट आज के एपिसोड में मनु भैया के थ्रू हो रही है, तो आप उस चीज़ को सुन लो।
हम सोच रहे थे कि थोड़ा जो हमारी यूथ है थोड़ी मोटिवेट होती है कि वंस इन ए मंथ कंपटीशन कराएंगे छोटे छोटे लेवल पे, क्योंकि ऐसे तो हम ईयरली कंपटीशन कराते हैं जैसे डेड लिफ्ट, मतलब पावर लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग का, बट मैं जो सोच रहा था कि जो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनका मन होता है बट वो बेचारे कर नहीं पाते, तो मैं सोच रहा था कि जैसे पुशअप्स का हो गया, सिटअप का हो गया, प्लैंक्स का हो गया, इसमें हम जो है कम्पीट करवाएंगे बच्चों को, मतलब सबको, मतलब जो पार्टिसिपेट करना चाहे, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहे उसमें करें, तो वो वंस इन ए मंथ रहेगा। और मज़े की बात यह है कि ये जो एपिसोड्स होंगे उतने भी एपिसोड्स हम बनाएंगे जब जब ये चैलेंजेस होंगे, अलग अलग तरह के नए नए चैलेंजेस करेंगे, जैसा कि मनु भाई ने बताया, प्लैंक, पुशअप्स, आर्म रेसलिंग, एवरीथिंग, जितने भी चैलेंजेस होंगे ना उनको हम उनकी सीरीज़ हम डालेंगे हसल फॉर मसल चैनल पे, जो कि हमारा ही दूसरा चैनल है, वहाँ पे हम फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी और सबसे मज़ेदार बात कि मनु भाई से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। ऐसे ही नए बेहतरीन एपिसोड आते रहेंगे इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।